Hello everyone. Once again welcome to GS by Shubha. How are you all? I hope you all will be well and good. So guys चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो पॉलिटी में हम अब कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो आज इस टॉपिक की हमारी ये सेकंड क्लास है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था एक बार मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम अपने आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। कल के जो क्लास थी उसमें हमने ये जाना था कि सबसे पहले कौन सी कंट्री ने, कौन से देश ने प्रीएम्बल को क्या क्या किया था, जो प्रस्तावना है उसको अपने संविधान के अंदर अपनाया था, एक्सेप्ट किया था। फिर उसके अलावा और अन्य देशों ने भी उसको अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें से भारत भी एक देश है। तो फिर उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने ये जाना कि जो भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसके अंदर क्या बताया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने प्रीएम्बल को पढ़ लिया था। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसके 4 तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए जानते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के मुख्य शब्द। क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना के मुख्य शब्द। तो जैसे कि कल हमने प्रस्तावना को पढ़ा था, प्रीएम्बल को एक बार हमने पढ़ लिया था, तो प्रीएम्बल में कुछ शब्द थे, ठीक है। तो उन शब्दों का एग्जैक्ट मीन होता क्या है, अगर वो सारी बातें डिटेल में लिखी जाती हैं प्रस्तावना के अंदर, तो प्रस्तावना का तो मतलब ही क्या रह जाता है, क्योंकि प्रस्तावना तो क्या है, संक्षिप्त में हमारे पूरे संविधान को एक्सप्लेन करती है। किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, वो क्या है, हम जो भारतीय संविधान है उसको संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन करती है। तो उसमें जो शब्द इंक्लूड किए गए हैं, कुछ मुख्य शब्द हैं, प्रमुख शब्द हैं, तो उन शब्दों का मीनिंग क्या होता है, तो हम उन शब्दों के मीनिंग के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उन वर्ड्स का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, उसके अंदर कुछ मुख्य शब्दों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब ये शब्द कौन कौन से हैं? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है। अब ये जो वर्ड हैं, जो मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं, कौन कौन से वर्ड? संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब ये पहला वर्ड आता है हमारा संप्रभुता। क्या आता है? संप्रभुता। कौन सा वर्ड आता है हमारा पहला? संप्रभुता। अब ये संप्रभुता है क्या, संप्रभुता का मतलब क्या है वो जानते हैं। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। संप्रभु का मीनिंग है कि जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री भारत है, भारत देश जो है वो क्या है, न तो वो किसी और देश के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और ना ही क्या है, किसी और कंट्री का डोमिनियन है। जैसे स्वतंत्रता से पूर्व था भारत ब्रिटेन का डोमिनियन, ऐसा अब स्वतंत्रता के बाद क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्रता से पहले जो था जिस तरीके से, उस तरीके से भारत देश अब नहीं, ऐसे डोमिनियन नहीं है, पूर्ण रूप से क्या है, भारत अब स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। इसका मतलब ये है, जो संप्रभुता का मतलब क्या है, कि भारत जो देश है इसके ऊपर अब किसी भी तरीके की कोई शक्ति नहीं है। साथ ही साथ और यह अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। अब जो इंडिया के जो एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स हैं, जो आंतरिक और बाहरी मामले हैं जितने भी, तो वो उनको खुद देखेगा। उसके लिए वो कंप्लीटली क्या है, इंडिया को फ्रीडम है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें संप्रभुता में। आगे इसमें कहा गया है, यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। अब 1949 के अंदर क्या हुआ था, जो भारत है, भारत देश ने क्या किया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार कर ली, और इस क्या साथ ही साथ क्या किया, जो ब्रिटेन देश था, ब्रिटेन को क्या माना, इसका प्रमुख माना। तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती।
तो इस तरीके से क्या है, भारत क्या है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर ली, भारत ने स्वीकार कर ली। और इसका प्रमुख कौन है, इसका चीफ कौन है, वो ब्रिटेन है। तो इससे ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं होता कि जो भारतीय संप्रभुता है उसको कुछ भी इफेक्ट करेगा, कुछ भी प्रभावित करेगा। भारत कंप्लीटली क्या है, पूर्ण रूप से भारत स्वतंत्र है। चलिए आगे इसमें जानते हैं आगे क्या बताया गया। आगे कहा गया है, इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती। अब साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र है, क्या है, संयुक्त राष्ट्र है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र की भी सदस्यता ग्रहण की हुई है। तो उसकी जो संप्रभुता है, जो भारत की संप्रभुता है, तो संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण करने के बाद भारत की जो संप्रभुता है उस पर किसी भी प्रकार का क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उसकी जो संप्रभुता है उसको वो सीमित नहीं कर देता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। इसमें आगे कहा गया है, एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से भी दावा छोड़ सकता है। अब जब कोई विदेशी सीमा अधिग्रहण है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी अन्य देश है, तो उसके लिए क्या है, उसके हित के लिए अगर भारत चाहे तो क्या कर सकता है, अपनी सीमा किसी भी तरीके की कोई भी सीमा उसको क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले एक समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कॉरिडोर का हुआ था, वो 3 बीघे का गलियारा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो हुआ था। तो इस तरीके से क्या है, भारत समझौते कर सकता है, ठीक है। अपना दावा, जो भारत का दावा है कि भारत की सीमा यहाँ तक है, तो उसको क्या कर सकता है, भारत छोड़ सकता है दूसरे देश के लिए अगर वो चाहे तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये संप्रभुता हो गया। तो आई होप आपको संप्रभुता का एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ गया होगा। और आज के बाद हम आप भूलेंगे नहीं कि संप्रभुता होता क्या है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है, कौन सा शब्द आता है, आगे आता है समाजवादी शब्द। कौन सा शब्द आता है, समाजवादी शब्द। अब ये समाजवादी शब्द होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। अब 1976 में 1976 के अंदर कौन सा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, तो उससे पहले भी भारत के अंदर क्या थे, भारत के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज थी, जिसको हम राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या था, समाजवादी के लक्षण मौजूद थे। क्या थे, समाजवादी जो थे उसके लक्षण मौजूद थे। अब दूसरे शब्दों में हम कहें तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। अब क्या हुआ कि क्या है, समाजवादी शब्द क्या था, पहले से ही था, किसमें था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, उससे पहले भी ये अंतर्निहित थी। लेकिन कंप्लीटली पूर्ण रूप से उसको क्या है, स्पष्ट करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए जो क्या थी, प्रस्तावना थी, उसके अंदर किसको, समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाड़ी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। अब जो समाजवादी स्वरूप है उसको स्थापित करने के लिए, उसकी स्थापना करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 1955 के अंदर एक अवाड़ी के अंदर सत्र हुआ था। कहाँ हुआ था, अवाड़ी के अंदर सत्र। तो उसमें क्या, एक प्रस्ताव पारित करके और उसी के अनुसार, समाजवादी स्वरूप के अनुसार ही कांग्रेस ने कार्य करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस टाइम पे 1955 में कौन सी पार्टी थी सत्ता में, कांग्रेस थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे जानते हैं आगे के इसमें क्या बताया गया है। आगे इसमें बताया गया है, यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब ये बात ध्यान देने की है या समझने की है, जो भारत का समाज है, जो भारतीय समाज है या भारतीय समाजवाद है, वो कैसा है, वो लोकतांत्रिक है। कैसा है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। भारत के जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक है, साम्यवादी नहीं है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, राज आश्रित समाजवाद भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं, जो साम्यवादी समाजवाद है उसको हम क्या कहते हैं, राज्य आश्रित, मतलब राज्य के ऊपर आश्रित, जिसमें राजा होते हैं, वैसा समाजवाद भारत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब कि लोगों को स्वतंत्रता है अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए, ठीक है, जिसको क्या है, राजाश्रित समाजवाद भी कहा जा सकता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। जिसमें और क्या शामिल है, जिसमें क्या शामिल है, उत्पादन और विवरण, जो उत्पादन है और जो उसका विवरण है, उसके सभी साधनों का क्या, राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल होता है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। अब जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो कैसी अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, कैसी इकोनॉमी में आस्था रखता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित ही तो है, मिक्स्ड ही तो है, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जहाँ क्या होता है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, साथ साथ मौजूद रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, जैसे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है, वो क्या कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी उपेक्षा, मतलब गरीबी को हटाना, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना, मतलब जो भी बीमारी है हमारे देश के अंदर उसको, और जो अवसर की असमानता है उसको समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाज की ओर ज़्यादा झुकाव है। जो भारतीय समाजवाद है, जो भारत का समाज है, जो भारतीय समाजवाद है वो क्या, जो मार्क्सवाद है या फिर गांधीवाद है उसके तरफ उसका उसका उन दोनों का मिला जुला रूप है, और ज़्यादा हम कह सकते हैं जो गांधीवादी समाजवाद है उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है जो भारतीय समाजवाद है उसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बोला गया है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, क्या चीज़, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति ने हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नई नीति आई है, कब आई है, 1991 के अंदर। तो उसने क्या किया है, जो भारत के समाजवाद जो का जो प्रतिरूप है उस पर क्या किया है, उसको थोड़ा सा लचीला बना दिया है, ठीक है। उसके कारण क्या हो गया है, जो समाजवादी प्रतिरूप है भारत का वो थोड़ा सा लचीला हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका संप्रभुता और समाजवादी जो शब्द है उनका एग्जैक्ट मतलब, उनका एग्जैक्ट मीनिंग। कल जो धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और लोगों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है, जब भी वीडियो अपलोड हो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, जिससे कि आप वीडियो को देख सकें और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।